गंवार कॉम्प्लेक्स पर चर्चा, व्यापार में जोखिम प्रबंधन पर हो रही इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की कामना करते हैं। कमोडिटी न्यूज मोबाइल एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित वेबिनार एनसीडीएक्स आईपीएफ ट्रस्ट और शुभ लक्ष्मी फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से हो रही इस वेबिनार में गंवार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वेस्ट राज गम उद्योग बाड़मेर के श्री चंपालाल मेहता, कुंवर जी ग्रुप अहमदाबाद के कमोडिटी रिसर्च हेड श्री रवि दियोरा, प्रीतिश रोहन सीनियर मैनेजर बिजनेस टीम एनसीडीएक्स और शुभ लक्ष्मी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नागौर के निदेशक रविंद्र गौड़। मैं कमल शर्मा सभी दर्शकों और वक्ताओं का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम एक संक्षेप में शुरुआत करेंगे चंपालाल जी से। चंपालाल जी, इस साल गंवार का उत्पादन मांग और खपत के हिसाब से चालू मार्केटिंग वर्ष जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है, यानी पहली तिमाही हो गई अक्टूबर से दिसंबर, तो वो कैसी रही ओवरऑल गंवार के हिसाब से, उस पर आप अपनी एक संक्षिप्त बातचीत रखिए। चंपालाल जी। सर माइक को ऑन कीजिए वहां पर आप। नमस्कार जी। ग्वार के हिसाब से ये तिमाही सबके लिए अच्छी नहीं रही। कम उत्पादन को देखते हुए किसान और ट्रेडर को अच्छा भाव नहीं मिला। मिल वाले के लिए तो ये तिमाही लगभग अच्छी नहीं रही, क्योंकि नकली चूरी, डुप्लीकेट चूरी के कारण चूरी की डिमांड कमजोर, कोरमे की डिमांड कमजोर और ग्वार की मिल्कत मंडी में पड़तों से ऊंची रहने से ये ग्वार गम मिल वालों के लिए भी अच्छा नहीं रहा। सर उत्पादन और मांग पर भी आप अपनी बात रखिए। मैंने दोनों चीज आपसे पूछी है कि गंवार का उत्पादन कितना रहा और मांग कैसी रही। उत्पादन इस साल कमजोर बता रहे हैं और फसल की जो होनी चाहिए वो इतनी नहीं है, कमजोरी है। और डिमांड तो इस साल गम की अच्छी रही। जो निर्यात लगभग इन दिनों में होता है वही गति से निर्यात जा रहा है। ग्वार गम पाउडर के और स्पीड के सौदे भी हो रहे हैं, अच्छी डिमांड रही है। लेकिन उपलब्धता भी डिमांड के अनुसार उपलब्धता भी अनुकूल रही है इस साल तक, अभी तक। जी धन्यवाद चंपालाल जी। अब मैं एनसीडीएक्स के श्री प्रीतेश जी से अनुरोध करूंगा कि एक्सचेंज में चल रहे गंवार कॉम्प्लेक्स की उन विशेषताओं से अवगत कराए जो व्यापार में जोखिम प्रबंधन करती है। श्री प्रीतेश जी। नमस्कार सभी को। चंपालाल जी नमस्कार, रवि जी नमस्कार। देखिए, एक्सचेंज में जो वायदा हमारा चल रहा है वो ग्वार सीड और गम का हम काफी टाइम से देख रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं जहां पर कि प्रोसेसर्स हो गए, जो मिलर्स हैं जिनकी यूनिट है वो, या फिर जो ट्रेडर्स है या स्टॉकिस्ट है, उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो अपने रिस्क को हेज करते हैं। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में ग्वार के भावों में काफी उतार चढ़ाव आया, तो इसमें हम इस उतार चढ़ाव से कैसे बचे, तो उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर कि आप अपने रिस्क को कैसे हेज करें। जैसे कि अगर अभी आपके पास स्टॉक पड़ा है और उसकी खपत नहीं है आगे, तो आप कैसे क्या करें। अगर उसका हमें डर रहे कि बाजार नीचे चला गया तो हमारे स्टॉक का क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे सुविधा ये है कि आप यहाँ पे हेज कर लें, अपने प्राइस का रिस्क को हेज करने के लिए आप यहाँ बेच दें, ताकि इस बाजार अगर नीचे जाता है तो आप उस रिस्क से बच जाए। दूसरे हमारे प्रोसेसर से, जैसे वो आगे का एक्सपोर्ट का सौदा ले रहे हैं, तो वो आगे का है तो उनको अभी से माल पकड़ने की जरूरत, फिजिकल स्टॉक लेने के बजाय वो यहाँ पर भी
अपनी पोजीशन ले सकते हैं और उसको उतने दिन कैरी नहीं करना पड़ेगा फिजिकल स्टॉक लेकर के, पूरा पैसा नहीं फंसेगा। यहाँ एक मिनिमम मार्जिन दे करके वो अपने स्टॉक को ब्लॉक कर सकते हैं और जब ये समय आएगा जब उनका एक्सपोर्ट का टाइम है तब वो उसको पोजीशन या तो डिलीवरी उठा ले हमारे वेयर हाउस से या फिर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके हाजिर माल उठा करके आगे का ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पे उनका मार्जिन और भाव दोनों ही लॉक हो गए, तो इससे ये बेनिफिट उनको भी हो जाता है और जिनके पास स्टॉक कैरी करके चल रहे हैं उनके रिस्क भी यहाँ पे हेज हो जाते हैं। तो ये सुविधा हमारे इस वायदे बाजार से लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी प्रीतीश जी, लेकिन सर मैं एक चीज आपसे और सवाल है, एक बहुत ही अहम सवाल है कि केंद्र सरकार जो है एफपीओ बनाने पर बहुत ध्यान दे रही है, एक बड़ा टारगेट लेके चला कि 10,000 एफपीओ भारत में स्थापित होने चाहिए और गंवार को हम देखें तो उसमें भी कुछ एफपीओ काम कर रहे हैं। यदि कोई एक्सचेंज से एफपीओ जुड़ना चाहे तो उसे क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होगी और कितने दिन में वे एक्सचेंज के साथ कामकाज शुरू कर सकते हैं? प्रीतीश जी। जी सर, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि ये सही है कि जैसे सरकार कोशिश कर रही है एफपीओ बनाने की, ये अच्छी बात है, लेकिन एफपीओ बनने के बाद देखिए उनको इनपुट सप्लाई के लिए खाद और बीज के लिए तो काफी सुविधाएं मिल जाती है, लेकिन माल बेचने की जो सुविधा है वो हम यहाँ पे उनको प्रदान कर रहे हैं। एक सुविधा कि आप यहाँ एक्सचेंज में भी आप अपने माल को बेच सकते हैं, जो हम मार्केटिंग फ्रंट, जो हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं आगे के लिए। तो यहाँ पर सुविधा ये है कि अगर कोई एफपीओ बनता है, पहले तो एक एफपीओ बनता है, फिर उसके बाद वो हमारे यहाँ अकाउंट खोल सकते हैं। वो एफपीओ कंपनी के नाम से अकाउंट खुलेगा। उसके बाद वो खुलने के बाद उसमें कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो भी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड हम करवाते हैं, जैसे कि उनको बेनिफिट होती है क्लीनिंग ग्रेडिंग की, बैग की कॉस्ट की, ट्रांसपोर्ट की, वेयर हाउस तक ले जाने की, वेयर हाउस में रखने का जो भाड़ा है उसमें भी, और इन सब में सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। हम एज एन एक्सचेंज गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट आता है वो हम पास ऑन करते हैं ये जो किसान संस्था है उनको। और काफी सारी किसान संस्थाओं ने हमारे साथ ग्वार में भी काम किया है और अदर प्रोडक्ट्स में भी काम किया है, सरसों और चने में भी काफी हद तक काम किया है, तो इवन जीरा में भी काम किया और कैस्टर जैसी कमोडिटी में भी काम किया। तो सारी कमोडिटीज में किसान संगठनों का जो उनकी जो वो उनका जो है बढ़ रहा है, धीरे धीरे उनका ट्रेड इसके अंदर आ रहा है, वो भी चीजों को समझ रहे हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स हम किसान संस्थाओं को प्रोवाइड करते हैं। साथ में उनको एक और बेनिफिट दी जाती है कि अगर वो माल डिपॉजिट कर देते हैं तो एक अर्ली पेइंग की बेनिफिट है, जहां पर कि उनका मार्जिन फ्री हो जाता है और एमटीएम से फ्री हो जाते हैं। तो ये भी सुविधाएं दी जाती हैं खासकर किसान संस्थाओं को। अर्ली मार्जिन, अर्ली पेइंग का बेनिफिट ट्रेडर्स को ही मिलता है, लेकिन वो नियर मंथ 1 तारीख से चालू होता है। तो बट किसान संस्थाओं के लिए, किसान संगठनों के लिए वो पहले भी कर सकता है, अगर उन्होंने उससे पहले भी माल डिपॉजिट कर दिया तो भी वो अर्ली पेइंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स हम किसान संगठनों को प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो आए और प्लेटफॉर्म पे काम करें। और हमने देखा है पिछले कुछ समय में काफी सारे किसान संगठन आगे आए हैं और अभी भी जुड़ रहे हैं और काम को बढ़ा रहे हैं। जी धन्यवाद प्रीति जी। मैं एक चीज और चाहूंगा कि आप अपना कांटेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस जरूर हमें चैट बॉक्स में पोस्ट कर दें, ताकि जो एफपीओ या जो किसान संगठन कुछ और बन रहे हैं या ट्रेडर्स जो आपसे संपर्क करना चाहे कि गंवार कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहे, तो वे नंबर और ईमेल एड्रेस आपका नोट कर लें ताकि आसानी से आपसे संपर्क कर सके। हम वेबिनार को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने जो भी सवाल हों वे हमें चैट बॉक्स में पोस्ट करें। हम वेबिनार के अंतिम चरण में उन सवालों पे जरूर डिस्कस करेंगे। सर एक चीज और थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आप जो कहना चाहते हो जरूर कहें सर। जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये तो किसान संगठन की बात हुई, हमारे जो ट्रेडर्स भाई हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर ग्वार से जुड़ी मैं बताना चाहूंगा। हमारा जैसे ग्वार इंडेक्स है, बहुत लोग उनको देखे भी होंगे, जो अगस्त में हमारा लॉन्च हुआ था। काफी अच्छा काम भी स्टार्टिंग में चल रहा था और धीरे धीरे कम हो गया लिक्विडिटी की वजह से। तो हम उसके अंदर में लिक्विडिटी स्कीम लेके आ रहे हैं जिसमें कि पूरी बुक रहेगी। लोग अगर उसमें ट्रेड करना चाहे बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं और किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि ट्रेड नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ ऑप्शंस में भी कर सकते हैं।
तो ऑप्शंस में भी, गुआर सीड ऑप्शंस में भी हम ये लिक्विडिटी रहेगी आने वाले 15 जनवरी के बाद से, गुआर इंडेक्स और ऑप्शंस दोनों में रहेंगे। तो ऑप्शंस का भी लोग फायदा उठा सकते हैं ट्रेड करके गुआर सीड में। तो वहां पे दिक्कत ये आती थी लोगों को कि पोजीशन हम बना लें, कटे कि नहीं कटे, लिक्विडिटी की समस्या रहती थी, बट वो निवारण हमने कर दिया है। लिक्विडिटी स्कीम के थ्रू आपको हमेशा वहां पे बुक रहेंगी और आप आराम से उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो ऑप्शंस तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें डिलीवरी नहीं होती है, और एक इंडेक्स जो है वो गुआर सीड और गुआर गम को मिला करके बना है। जैसे हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, जो स्टॉक्स को बना के बनता है, तो ये गुआर सीड और गम को बना के बना है, जिसमें कि एक गुआर एक्स का जो हमारा लॉट है उसके अंदर में 7 टन सीड और 3 टन गम होता है। तो ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, जिनको डिलीवरीज में काम नहीं करना है, जिनको डिलीवरी नहीं लेना है, वो आराम से वही, इसकी भी भाव का मूवमेंट वैसा ही रहता है जैसा सीड और गम का होता है, तो वो इसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं मेजर, एक इसमें डिलीवरी की दिक्कत, डिलीवरी नहीं होती है, कैश सेटल होता है। दूसरा इसे फायदा है कि मार्जिन जो है वो गुआर सीड और गम के जो अंडरलाइन हमारे वायदे हैं उसके बनस्पत इसमें मार्जिन कम लगता है। जैसे आज के टाइम पे इसमें 13 से 15% का मार्जिन है इंडेक्स में, वहीं अगर हम सीड और गम की बात करें तो 17 से 20 सीड और अराउंड 23 से 25 के बीच में गम का मार्जिन। तो इस हिसाब से ये भी एक फायदा है। जी जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। और देखिए, जब गमारेक्स लॉन्च हुआ था उसे बाजार में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था। अब आप 15 जनवरी के बाद उसमें कुछ चेंज करके और फिर से एक अच्छे ट्रेड के लिए उसे पेश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, जैसे एग्रीडेक्स जो एक सबसे प्रमुख इंडेक्स है एनसीडीएक्स का, उसने शुरुआत से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी आज आपने शुभ सूचना दी है कि 15 जनवरी के बाद कुछ नव परिवर्तन के साथ में ये फिर से उपलब्ध होगा एक अच्छे ट्रेड के लिए। जी प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रवि दियोरिया जी से चर्चा करेंगे कि रवि जी, गंवार कॉम्प्लेक्स के लिए चालू मार्केटिंग वर्ष की पहली तिमाही आपकी नजर में कैसी रही सर? डेफिनेटली, जैसे आगे बात हो रही थी, ये इंडस्ट्री या ये कमोडिटीज में वॉल्यूम वाइज थोड़ा, अगर आप 10 साल के डेटा एंड रिकॉर्ड निकाले तो वो एक इंडस्ट्री एंड डेटा दोनों श्रिंक हो रहा है। पर्टिकुलर वो प्रोडक्शन टर्म्स में हो, एक्सपोर्ट टर्म्स में हो, या जो भी अराइवल्स टर्म में हो। तो आई थिंक वहां पे ये पहली तिमाही में भी, जैसे चंपक लाल जी ने बताया कि अच्छी डिमांड होने के बावजूद एंड क्रूड के प्राइसेस की रिकवरी थी, और इस हिसाब से यूएस है, साथ में बात करें तो जर्मनी, रशिया, सारे कंट्रीज से एक्सपोर्ट ऑर्डर की उम्मीद थी। बट हालांकि मार्केट में जितना चाहिए इतना फिजिकल व्यापार नहीं हुआ, बट प्राइस के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अलोंग विथ उसके जो भी पियर्स थे, पियर्स कमोडिटी, उसमें ये अकेला ऐसा कॉम्प्लेक्स था शुरुआत में लास्ट ईयर में जो एक पिछड़ गया था, बट बाद में जो रिकवरी पेस आया वो काफी अच्छा आया। और एक ही तिमाही में गुआर गम है, वो टोटल जो सबसे लास्ट था वो सबसे पहले आ गया। मींस कि जो भी लिस्टेड अभी एनसीडीएक्स में कारोबार हो रहा है कमोडिटीज में, उससे सबसे ज्यादा प्राइस वाइज रिटर्न अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन आप करें तो गुआर गम उसमें टॉप किया। 83% का रिटर्न आज के प्राइसेस से देखे तो प्राइस वाइज मिला है एक साल में। तो ऐसा नहीं है कि गुआर वैसे लैकलस्टर है, इस साइड बहुत अच्छी प्राइस वाइज रेंज देखी गई, एंड ये प्राइस काफी टाइम के बाद आया है। तो आई थिंक जो फार्मर्स है या स्टॉकिस्ट है उसके लिए एक पॉजिटिव चीज है। साथ में बात करें तो गुआर सीड भी 57% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था, बट जो फर्स्ट क्वार्टर के एक्सपोर्ट नंबर थे उसमें थोड़ा मिला जुला सेंस देखने को मिला। क्योंकि अगर नवंबर दिसंबर की बात करें या अक्टूबर की भी बात करें तो गुआर गम का एक्सपोर्ट था वो टैपिड रहा। हालांकि शिपमेंट्स काफी अच्छा, नवंबर के एंड में शिपमेंट्स अच्छा रहा, तो ये मिक्स डेटा हो गया। सिमिलर वे में देखे तो क्वार्टर की शुरुआत में गुआर स्प्लिट है, उसमें एक्सपोर्ट अच्छा था, बट बाद में वहां पे शिपमेंट में ड्रॉप रहा। बट दोनों के अगर प्राइसेस का रियलाइजेशन देखे तो एफओबी प्राइसेस 2169 रहे गुआर गम के, जो अगली तिमाही से करीबन 25% हायर थे, और गुआर स्प्लिट के जो एफओबी प्राइसेस थे वो 1560 रहे, वो भी पिछली तिमाही से अच्छे प्राइसेस रहे। तो ऑल इन एवरेज हम देखें तो अगर हम समरी करें प्रीवियस क्वार्टर की, तो ये इंडस्ट्री या कमोडिटीज में क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा दिक्कत है। अदरवाइज प्राइस के लिहाज से अगर देखें
तो वहां पे एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला। क्रूड देखे तो एक बार क्रूड नेगेटिव प्राइसेस गया था लास्ट ईयर में कोविड के बाद, उसके बाद लगातार क्रूड में जो रिकवरी देखने को मिल रही है उसका सपोर्ट है। फूड इंडस्ट्री से अच्छी डिमांड है, साथ में फार्मा इंडस्ट्री में भी अच्छी डिमांड है, तो डिमांड अच्छे। हालांकि चाइनीज सांदन गम जैसे मेरे से काफी अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे इंडस्ट्री के लोग, तो ये चाइनीज गम का जो हमें एक हर्डल है और इसी हिसाब से जो प्राइस का रियलाइजेशन कम रहा, तो फार्मर्स धीरे धीरे कमोडिटीज को अवॉइड कर रहे हैं। बट यस, ट्रेडिंग के लिहाज से ऑलवेज गुआर एक अच्छा एंड एक प्रेफरेंस वाला कमोडिटी रहा। धन्यवाद रवि जी। हम आपसे और चंपालाल जी से चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शुभ लक्ष्मी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नागौर के निदेशक हैं रविंदर गौड़ जी, जो जुड़े हुए हैं। और रविंदर जी से हम एक चर्चा करना चाहेंगे ये पहले कि रविंदर जी, आप एफपीओ चलाते हैं, आप बताएं कि किसान किस तरह से फसलों को प्रायोरिटी देते हैं और आप से किस तरह कितने किसान जुड़े हुए हैं लगभग? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं सभी का शुभलक्ष्मी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से धन्यवाद करता हूं, और कमल जी को धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। कमल जी, सर सभी में साथियों को बताना चाहूंगा कि हमने 2014 में हमारा एक्टिव बनाया था, जो कि स्पेशली स्पाइस और पल्सेस को लेके बनाया था, और हमारे साथ 1500 किसानों को हमने अपने साथ जोड़ा और उनके लिए सीड से लेके मतलब बीज से लेके बाजार तक के काम किए। अभी हम उनके लिए सभी तरह के प्रोडक्ट को मतलब सप्लाई का काम करते हैं, प्रोसेस करके। दूसरा सर, आपने पूछा कि किसानों को कि कौन सी फसलों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो मैं किसानों की तरफ से बताना चाहूंगा कि हमें किसानों को ये सजेस्ट करना चाहिए कि वो मतलब कैश में कोई फायदा हो वैसी फसलें सोइंग करें, और जैसे उसको किसान को हैंड टू हैंड कैश फायदा मिल जाए। दूसरा, रिस्क कम हो, जिस फसल में रिस्क का कैपेसिटी, रिस्क को हम थोड़ा सा कम करते हुए चले, ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिससे किसानों को कम से कम नुकसान हो। रविंदर जी, लेकिन आपके यहाँ की जो किसान है वो गंवार से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका एफपीओ राजस्थान में है, नागौर में है, जो पूरी गंवार आसपास, और नागौर खुद जिला अपने आप में गंवार की एक बेल्ट है। तो गंवार किसानों को आप कि किस तरह से जागरूक करते हैं कि वे अपनी फसल को एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड करें? सर, हमारे एरिया में, मैं नागौर और बीकानेर की बात करूं तो हमारे एरिया में गंवार की फसल काफी अच्छा प्रोडक्शन एरिया है, और काफी अच्छा प्रोडक्शन भी होता है, और अच्छी क्वालिटी का गंवार पैदा होता है यहाँ पे। और पर किसान क्या है सर, किसान सीधा मंडी में चला जाता है, तो हम किसानों को अपने एफपीओ के प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और कुछ किसानों को हमने एनसीडीएक्स पे उनको मोबिलाइज किया कि आप एनसीडीएक्स पे कुछ ट्रेड कीजिए जिससे आपको मंडी से सीधा फायदा मिलेगा। इसके लिए हमने किसानों को मोबिलाइज करने में हमारा था कि गंवार को एक थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया जाए, साफ करके उसको हम एनसीडीएक्स के वेयर हाउस में, जो एग्रीडेटेड वेयर हाउस है एनसीडीएक्स का, उसमें हम रखें और उस पर हम ट्रेड करें। हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो ट्रेड करवाए, और किसानों को मंडी के कंपैरिजन में 300 रुपए पर क्विंटल अच्छा भाव मिला, और उनका पैसा भी रहा, पेमेंट की बात, तो पैसा भी उनका टाइमली आ गया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना। इस साल हम प्लान कर रहे हैं कि हमने जैसे 30 किसानों से माल लेके काम किया, इस साल हम 300 किसानों का गंवार का ट्रेड करवाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी, और किसान जुड़ रहे हैं, ये एक सुखद समाचार है, ताकि उन्हें बेहतर प्राइस का फायदा मिल सके। जी, रोकना चाहूंगा सर मैं आपको एक जी जी जी, हेलो जी, कि एनसीडीएक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको मैं ये कहना चाहूंगा
कि हमारे किसानों को, जो नागौर के किसान हैं, उनको माल रखने के लिए या तो बीकानेर जाना पड़ता है या फिर जोधपुर जाना पड़ता है। उसके लिए ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाएं ताकि नागौर में वो किसान अपना माल रख सके। जी, धन्यवाद रविंदर जी। मुझे लगता है कि एक्सचेंज जो है आने वाले समय में आपके सुझाव पर जरूर विचार करेगा। थैंक्स। अब मैं वापस रवि जी से ही एक सवाल लूंगा कि रवि जी, एक रोचक बात आती है कि राजस्थान जो गंवार उत्पादन का मुख्य राज्य है, वहां इसका रकबा लगातार घटा है, हरियाणा में भी घट रहा है। हम देखें तो क्या फसलों की साइकिल चेंज हो रही है या किसानों की रुचि एमएसपी वाली फसलों की ओर बढ़ी है? डेफिनेटली काफी अच्छा रिसर्च करके आपने ये क्वेश्चन रखा है, क्योंकि जो फिजिकल के साथ जुड़े हुए उसको ही पता होता है कि फार्मर्स का साइकोलॉजी क्या होता है। तो आपने अच्छा क्वेश्चन रखा। यही रीजन है डेफिनेटली, क्योंकि इंडियन किसान मीन्स वो गुजरात हो या राजस्थान हो या हरियाणा हो, यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस वाइज एक अच्छा मीन्स प्राइस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों वाइज किसान उसको फेवर में करते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात है तो यहाँ पे पहला प्रेफरेंस फार्मर्स का होता है वो कपास होता है, वो कपास नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा, क्योंकि कैश क्रॉप के ऊपर फार्मर्स का ऑलवेज ज्यादा फोकस रहता है। जैसे रविंद्र जी उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो भी दाम अच्छे मिले, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो अच्छा एंड जल्दी से बिक जाए, ये सारी कमोडिटीज में फार्मर्स का अच्छा रुझान रहता है। बट इसमें क्या होता है कि ये 2 से 3 साल बीच में ऐसा हुआ जब से जो एक बड़ा स्पाइक हुआ था 2013-14 में प्राइस का, और उसके बाद जो करेक्टिव मोड आया प्राइस में, तो किसान ऑलवेज जब कोई भी बुआई करता है तब उसका पहला फोकस है कि अराइवल्स के टाइम ये कितने भाव पे बिकेगा। हालांकि ये कभी भी फिक्स नहीं होता, बट किसान ये सोचता है कि उसके उपज का अच्छा दाम मिले। तो 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि जब अराइवल्स हुई तब प्राइसेस में काफी क्रैश देखा गया। लास्ट ईयर भी देखे तो ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक क्रूड के प्राइसेस एक बार नेगेटिव में गए, और उसको फॉलो करते हुए गुआर कॉम्प्लेक्स के प्राइसेस में एक बड़ा क्रैश आया। तो फार्मर्स को अभी प्राइस वाइज कॉन्फिडेंस कम है एंड मार्केट डेफिनेटली अच्छा है, मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है। एंड जितना आप देखें तो आप अगर एक्सपोर्ट के डेटा या आप अगर ट्रेड के डेटा धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट उसका रीजन डिमांड कम होना नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन प्रोडक्शन कम होना है। तो आई थिंक उसके ऊपर जैसे गवर्नमेंट अभी फोकस कर रहे हैं ऑयल एंड ऑयलसीड के ऊपर और उसको सब्सिडीज दे रहे, अगर गुआर में ऐसा कुछ आता है फार्मर्स को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ गवर्नमेंट इसके लिए सोचते, तो ही मेरे हिसाब से गुआर में ज्यादा फोकस आएगा। अदरवाइज जैसे देखे तो अराइवल्स के टाइम अगर प्राइसेस प्रेशर में आ जाता है, और इसमें क्या है कि साइकिल काफी लंबी होती है, 2-3 साल उसमें पेरिशेबिलिटी भी कम होती है, तो 2-3 साल फार्मर्स रखते हैं, और जैसे ही प्राइस गिरने चालू होते हैं तो मंडियों में काफी बड़ी मात्रा में गुआर आता है और उसका प्राइसेस क्रैश कर जाता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है, और मेरे हिसाब से मैं जब फार्मर से बात करता हूँ, कम्युनिटी से बात करता हूँ, इंडस्ट्री से बात करता हूँ, तो ऑल ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी रुतबा कम हो रहा है या जो सोइंग कम हो रहा है, आपने जैसे बोला, उसका बेसिक रीजन प्राइस का वोलेटिलिटी है। जी धन्यवाद रवि जी। चंपालाल जी, आपसे एक सवाल है कि गंवार का उत्पादन देश में इस साल कितना हुआ, आपका अपना अनुमान क्या है और ताजा स्टॉक पोजीशन कैसी है इस समय? सर माइक ऑन कीजिए आप। चंपालाल जी माइक ऑन कीजिए प्लीज। हाँ जी, हेलो। हाँ सर कहिए। इस साल ग्वार का उत्पादन कमजोर रहा है, जो इसकी आंकड़ों में संख्या 40 से 50 लाख बोरी बता सकते हैं। और ताजा स्टॉक पोजीशन कैसी है सर? स्टॉक पोजीशन गम की बहुत अच्छी है, वेयर हाउस। नहीं मैं गंवार की पूछ रहा हूँ सर, गंवार की पहले। गंवार की स्थिति इस साल कमजोर है, स्टॉक की स्थिति कमजोर है, गम में ज्यादा है, ग्वार में स्टॉक कम है। लगभग 50 से 60 लाख बोरी स्टॉक हो जाएगा अब तक जी। लेकिन अगर हम देखें गंवार की, आपने कहा कि स्टॉक कम है या सप्लाई कमजोर है, लेकिन हम देखें तो बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ बाजार पे कि यानी मिलों को जो माल चाहिए गंवार सीड क्रशिंग के लिए वो
उन्हें मिल रही है उतनी तो इस समय? बिल्कुल बिल्कुल तो इतना ही इसकी है, क्या लेकिन शॉर्टेज का क्या सिनेरियो की शॉर्टेज होगी या आसानी से नई बुआई तक माल मिलता रहेगा? शॉर्टेज तो मार्च और अप्रैल में आ सकती है। फिलहाल रेगुलरली जितना क्रशिंग है उतना माल मिल रहा है, तो उतना मिलता जाएगा। और सर गंवार गम की बात करें तो उसकी क्या स्टॉक पोजीशन है इस समय? गंवार गम की स्टॉक पोजीशन बहुत अच्छी है, वेयर हाउस भरे पड़े हैं लोगों के पास, स्टॉक इसमें और मंडियों में सब जगह गम अच्छा पड़ा है गंवार गम। और डिमांड कैसी है सर गंवार गम में? डिमांड अच्छी है गंवार गम की, जो इस पीक पीरियड में होती है वो पीक पीरियड चल रहा है, ये लगभग फरवरी मार्च तक अच्छी डिमांड रहेगी। अच्छा, और मतलब हर कंट्री से डिमांड है या केवल अमेरिका से, या किस तरह से आप डिमांड को देख रहे हैं अभी? डिमांड तो जो रेगुलर आ रही है, जो बायर हमारे से जो पाउडर प्लांट वाले परचेज कर रहे हैं वो कंटिन्यू अपना माल उठा रहे हैं, कंटिन्यू माल परचेज कर रहे हैं, इसलिए उनके पास डिमांड अच्छी लगती है जी। यानी ये साल पिछले साल से बेहतर रहने की उम्मीद आप कर रहे हैं? लगभग बराबर रह सकता है। और सर एक जो इनके जो बाई प्रोडक्ट हैं जैसे चूरी और कोरमा में कहा जाता है कि फॉरेन से बहुत अच्छी डिमांड है, हमेशा रही है, तो चूरी कोरमा के बाजार की स्थिति कैसी है इस समय डिमांड को लेकर के? चूरी की डिमांड इस साल रेगुलर जो होती है वही है, कैटल फीड चूरी बहुत महंगी है, लेकिन ये नकली चूरी और डुप्लीकेट चूरी वालों ने इसका मार्केट खराब कर दिया। और कोरमा में क्या स्थिति है सर? कोरमा चलेगा बिल्कुल, उसका भाव अभी तो थोड़ा डिमांड कमजोर बता रहे हैं, लेकिन ये सोयाबीन के मुकाबले जो रिच प्रोटीन होता है, जो कोरमे में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है, उसके अगेंस्ट में उसकी डिमांड बराबर रहेगी। अभी महीने 2 महीने बाद उसकी डिमांड अच्छी आएगी। सर वैसे हम अगर दूसरे कैटल फीड को देखें, वो सभी इस समय उनके प्राइस ऊंचे हैं काफी, तो ऐसे में क्या आप जो कह रहे हैं कि चूरी के भाव नीचे हैं या कोरमा में अभी उतनी डिमांड नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये भी एक कैटल फीड में मुख्य रूप से यूज होता है जब चूरी और कोरमा का, लेकिन क्या इसकी डिमांड बहुत कमजोर है इस समय? चूरी की डिमांड है यहाँ पर, अच्छी चूरी की डिमांड कमजोर है, क्योंकि पेराइटी में 300 से 4 से 5 रुपए किलो का डिफरेंस रहता है डुप्लीकेट चूरी में और ओरिजिनल चूरी में, तो लोगों का रुझान ज्यादा डुप्लीकेट में रहता है। और कोरमा इस साल जो चल रहा है ठीक है, अच्छी बात है, इसमें सोयाबीन के अगेंस्ट में अच्छी प्रोटीन होने से इसकी डिमांड रहेगी। भाव ठीक है, रीजनेबल भाव है जी। आपसे चंपालाल जी हम और प्रश्न अभी पूछेंगे, लेकिन इस बीच में इसी बात पर एक बार रवि जी से भी प्रश्न लेना चाहूंगा कि रवि जी देखें, हमने देखा क्रूड के प्राइस लगातार अच्छे हुए हैं और उसके बावजूद गंवार गम की डिमांड तो है, लेकिन मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, एकदम बिल्कुल की बहुत बूस्ट हो गई हो, तो आप क्या वजह मानते हैं? क्योंकि जबकि पहले ये कहा जाता था कि क्रूड बढ़ रहा है तो गंवार गम की डिमांड निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन क्या इनका कोरिलेशन खत्म हो गया या अभी बना हुआ है? जी डेफिनेटली कोरिलेशन की बात करें तो पहले क्या होता था कि इंट्राडे बेसिस पेमेंट्स के अगर डेली भाव की चेंज की बात करें, तभी जब क्रूड में उछाल आता था तो गुआर कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा उछाल मींस गुआर सीड एंड गुआर गम में क्लोजिंग बेसिस पे अच्छा बंद रहता था। जैसे गिरावट आती थी क्रूड में, ये दोनों कमोडिटीज में भी गिरावट आती थी, बट अभी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। जब से चाइनीज गम का जो बेसिक खतरा हमारे लिए या इंडस्ट्री के लिए रहा है, तो उसका यूसेज है वो काफी बढ़ गया, क्योंकि गुआर का गम है, गुआर गम को प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता है वर्सेस द चाइनीज सांदन गम। तो जब जब क्रूड के प्राइसेस कम रहते हैं या जब जब क्रूड के प्राइसेस में एक क्रैश जैसा सिनेरियो रहता है, तो उसको प्रोड्यूसर की ओर से थोड़ा डिमांड कम रहता है, उसका डिमांड रिप्लेस हो जाता है चाइनीज गम से। बट जैसे जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ने और स्टेबल होने चालू होते हैं, तब तुरंत ही गुआर गम गुआर सीड की डिमांड रहती है। हालांकि अगर आप ये एनुअल बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करें तो थोड़ा कोरिलेशन बना है। जिस क्वार्टर में अच्छे उछाल क्रूड में देखा गया, हालांकि परसेंटेज काफी कम रहा, इतना ज्यादा परसेंटेज से नहीं बढ़े गुआर कॉम्प्लेक्स, पर जब जब क्रूड ने पॉजिटिविटी के साथ कारोबार किया तब तक गुआर कॉम्प्लेक्स में भी अच्छा उछाल देखने को मिला। पहले जो मैंने हाईलाइट किया कि जैसे नॉन एग्रो कमोडिटीज में सबसे टॉप परफॉर्मर मींस के वर्सेस गोल्ड सिल्वर ये सब के वर्सेस क्रूड रहा है, वैसे ही परसेंटेज वाइज सबसे टॉप परफॉर्मर एग्रीकल्चर कमोडिटीज बास्केट है जो एनसीडीएक्स में, वो गुआर गम रहा है। तो दोनों चले, बट यस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो पिछले 3 महीने से थोड़ा कोरिलेशन कम रहा है, तो वो डेफिनेटली इश्यू है। बट उसका बेसिक रीजन मैं मान रहा हूँ
कि जो चाइनीज जानदन गम है वो एक बेसिक का इश्यू रहा था, बट यस अभी धीरे धीरे कोरिलेशन बन रहा है। लास्ट 2 से 3 वीक में मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इंट्राडे बेसिस पे भी क्रूड का एंड गम का एंड सीड का काफी अच्छा कोरिलेशन है। और जितना ये कोरिलेशन अच्छा होगा, एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम अच्छे आएंगे, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हो या स्प्रेड अपॉर्चुनिटीज हो, उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, शायद ये मंथ एंड तक ये जो कोरिलेशन पुराना था वो फिर से बन जाए। जी रवि जी, यहाँ मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि वायदा कारोबार जो है हेजर के लिए किस तरह उपयोगी होता है, और क्योंकि उनका पहले ये होता है कि कारोबार में जोखिम प्रबंधन जो है, रिस्क मैनेजमेंट उनके लिए एकदम जरूरी होता है, तो किस तरह हेजर के लिए उपयोगी होता है ये? मैं जो भी कमोडिटीज लिस्टेड है अभी एनसीडीएक्स में जो कारोबार हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा हेजिंग पोजीशन होनी चाहिए गुआर कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि उसका पेरिशेबिलिटी काफी बड़ा है। तो इस हिसाब से जो दूसरी कमोडिटीज है उसमें पेरिशेबिलिटीज के हिसाब से होल्ड करना और उसको हेज करना पॉसिबल नहीं होता है, बट इसमें ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि पेरिशेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है। तो आप थोड़े अगर प्राइस वाइज आपके एडवर्स प्राइसेस है, फार्मर्स के हो या इंडस्ट्रियलिस्ट के हो, तो वो अपने पोजीशन हेज कर सकते हैं। सेकंड की प्राइस रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा एक एवेन्यू, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कभी भी इतना बड़ा गैप है स्पॉट प्राइसेस एंड फ्यूचर प्राइसेस में। क्योंकि देखे तो गुआर में पहले एक पूरा इस पे एक्शन चलता था, तो आई थिंक ये एक उसका पहले से लोगों का, फार्मर्स का, इंडस्ट्री का इसके ऊपर इंटरेस्ट रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। एक्सपोर्टर हो, साथ में बात करें तो इंडस्ट्री वाले हो, लास्ट टाइम भी देखे तो जो RM सीड एंड चना में गवर्नमेंट ने जैसे पुट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वैसे इसमें ऑप्शंस में भी आगे अगर एक्शन सोचे तो एक्सचेंजेस में इसमें भी वॉल्यूम आ सकता है। फार्मर्स चाहे, क्योंकि सबको पता होता है कि जब अराइवल्स अपने पिक पे आती है, जब अराइवल्स का टाइम आता है, तब ऑलवेज प्राइसेस में थोड़ा क्रैश देखने को मिलता है। तो अगर आप पहले से आपको थोड़ा एस्टिमेट है कि आपकी प्रोडक्शन कितनी होने वाली है, अगर आप फार्मर हो और अगर आप बड़े फार्मर हो, आपको पता है कि आपकी इतनी प्रोडक्शन होगी और मुझे अच्छे प्राइस अभी दिख रहे हैं, तो आप अभी से एक्शन में बेच सकते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको, आप इंडस्ट्री वाले, आपको लग रहा है कि जैसे ही अराइवल प्रेशर में आएगा एंड बाद में धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा, तो इंडस्ट्री वाले भी यहाँ से डिलीवरी ले सकते हैं, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये ऑलवेज एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हेजिंग काफी अच्छा। और अगर डेरिवेटिव शब्द जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हो, इक्विटी डेरिवेटिव्स हो या करेंसी डेरिवेटिव्स हो, डेरिवेटिव का मार्केट का जो आया है या उसका चालू होने का रीजन ही उसका हेजिंग था। तो आई थिंक हेजिंग के हिसाब से ये मार्केट बना है और इतना ज्यादा क्वालिटी पे भी अभी एक्शन काफी फोकस कर रहा है। काफी ऑनलाइन सब अवेलेबल रहता है, वेयरहाउसिंग में कितना स्टॉक है, कितना पोजीशन है, मेरी डिलीवरी कहाँ से आएगी, सब सबको पता रहता है। और अभी प्लेटफॉर्म्स भी काफी बढ़ गए। पहले क्या था कि इंटरनेट नहीं था, गांव में कम इंटरनेट का व्याप था, लोग के पास इतने मोबाइल स्मार्ट नहीं थे, बट अभी रूरल में भी ये काफी टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल सब इंटरनेट वाले यूज कर रहे हैं, सब गांव में भी नेट है। तो आई थिंक कि ये धीरे 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 एक्सचेंजेस पे फार्मर्स को लाएगा। और मेरा ये मानना है शायद 1 से 2 साल लगेंगे, बट यस डेफिनेटली फार्मर्स जो फॉरेन में हेजिंग करते हैं या यहाँ पे भी बड़े फार्मर हेजिंग करते हैं, छोटे फार्मर्स के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है। जी रवि जी, देखिए एक बात प्रीतिश रोहन जी ने कही थी कि हम 15 तारीख के बाद ज्यादा लिक्विडिटी के साथ गंवारेक्स को फिर से नए रूप में ला रहे हैं। तो गंवार सीड और गंवार गम वायदा के अलावा जो गंवारेक्स प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट असल में किस तरह से सहायक साबित हो सकता है पूरे व्यापार के लिए? ये प्रोडक्ट का 3 यूज हो सकता है। मार्केट में भी 3 यूजर है डेरिवेटिव्स के। पहला होता है हेजिंग। अगर आपके पास गुआर गम एंड गुआर सीड दोनों का आपके पास स्टॉक है, तो आप दोनों इक्वल जो रेशियो है वो रेशियो में आप दोनों एक इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो, एक साथ ट्रेड कर सकते हो। हमने देखा हिस्टोरिकली गुआर गम थोड़ा वोलेटाइल कमोडिटी है, गुआर सीड थोड़ा कम वोलेटाइल है। तो ये रेशियो ऐसे सेट किया गया है गुआर एक्स का कि आपको एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट मिले कि गुआर गम का थोड़ा वेटेज कम है एंड गुआर सीड का वेटेज ज्यादा है। तो वैसे ये इंडेक्स आपके रिस्क को मैनेज कर देता है। सेकंड कि जो हेजर्स है वो वहां पे अपना पोजीशन दोनों में इंडस्ट्री वाले हेज कर सकते हैं, साथ में ट्रेडर्स
ट्रेडर्स को ऑलवेज रिस्क रहता है कि प्राइस ऊपर नीचे काफी हो जाता है। गुआर गम में भी देखे तो सडन कोई मूवमेंट आते 2-3% की तेजी मंदी हो जाती, तो गुआर एक्स कंपेरेटिव टू गुआर गम या गुआर सीड अलोन, उससे कई अच्छा एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट करके ये इंडेक्स में ट्रेड हो रहा है। तो जो वॉलेटिलिटी है उसको भी टैप कर रहा है और कम वॉलेटिलिटी से हमें अच्छे रिस्क पे अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये सेकंड जो लोग ट्रेडर्स है उसके लिए। तीसरा जो वर्क है जो आर्बिट्रेजर है, इसको ना तो फिजिकल मार्केट से कुछ लेना देना है, ना तो उसको प्राइसेस से कुछ लेना देना है। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि वो स्प्रेड करे, मीन्स कि गुआर गम गुआर सीड के जो रेशियो में इंडेक्स बना है, तो उसमें काफी बार ऐसा होता है कि ड्यू टू दिस पार्टिसिपेशन ऑफ मार्केट में जो चेंज होता है, तो काफी टाइम उस पर स्प्रेड मिलता है, मीन्स कि जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज काफी मिलते हैं बिटवीन स्टैंड अलोन कमोडिटी एंड इंडेक्स। तो ये भी आता है, इससे कोई स्पेकुलेशन नहीं बढ़ता, इससे मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है। अगर वॉल्यूम बढ़ता है मार्केट में तो इंडस्ट्री के लिए मीन्स हेजर के लिए एंड फार्मर्स के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि आपको बाय एंड सेल में स्प्रेड कम रहता है, मीन्स आपको अच्छा कोटेशन मिल जाता है। तो अच्छे कोटेशन के लिए ऑलवेज वॉल्यूम जरूरी है, और वॉल्यूम तभी आएगा जब ऐसी 3 टाइप की अपॉर्चुनिटी इक्वली हो। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम इंडिया में क्या है कि हम ट्रेडिंग हो या आर्बिट्रेज हो उसको हम स्पेकुलेशन के हिसाब से देखते हैं। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये क्या है, जिसके पास पैसा है वो अपना पैसे का यूज करता है, जैसे इक्विटीज हो, बॉन्ड हो, करेंसी मार्केट हो, सब जगह ट्रेडर्स है, सब जगह आर्बिट्रेजर है। बट अगर ये लोग ना हो तो आप सोच लो, अगर वॉल्यूम ही ना हो तो आपको कोटेशन ही नहीं मिलेगा, तो आपका प्राइस डिस्कवरी है वो बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से गुआर एक्स प्राइस डिस्कवरी भी बेटर कर पाता है, एंड तीनों जो आर्बिट्रेजर, हेजर्स एंड ट्रेडर के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में धीरे धीरे इसका व्याप हो रहा है, जैसे हमने दूसरे 2 से 3 नॉन एग्री एक्शन जो इंडेक्सेस है उसमें भी काफी लोग का एंड काफी जो पार्टिसिपेंट का अभी हम इंटरेस्ट देख रहे हैं। ऐसा ही इंटरेस्ट आपको गुआर एक्स में देखने को मिल सकता है। जी धन्यवाद रवि जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस चीज को समझाया कि फायदा कहाँ पर है। अब एक कॉमन सवाल है आपसे और चंपालाल जी से। पहले चंपालाल जी से हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे। चंपालाल जी, कोरोना की लहर फिर से आ रही है, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति देश में और विदेश में बढ़ रही है। तो इससे गंवार गम और गंवार और जो दूसरे हमारे जो प्रोडक्ट हैं गंवार से रिलेटेड, उसकी डिमांड पर कैसा असर देखने को मिल सकता है? जी, गंवार गम की और दूसरे जो प्रोडक्ट निर्यात हो रहे हैं उसकी डिमांड में तो जो लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा उसके ऊपर डिपेंड करे। इससे एक तो ये है कि इसका समुद्री भाड़ा बढ़ जाएगा, जो पहले भी बढ़ा है अभी भी बढ़ सकता है, इससे रेट में फर्क पड़ सकता है, इनकी जो रेट में कमी आ सकती है भाव में। दूसरा, लॉकडाउन का लोकल मंडियों में इतना फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि किसान माल ले आएंगे और व्यापारी भी माल अपना बेचेंगे, रखेंगे नहीं। इससे लॉकडाउन में इस कोरोना के कारण इसमें ज्यादा संकट नहीं लगता मेरे को गुआर और गम में, गुआर सीड में। और गंवार गम का जो बाहर ट्रेड हो रहा है उस पर कैसा असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं अमेरिका या अन्य कंट्रीज की जो रिपोर्ट्स आ रही है, फ्रांस, ब्रिटेन, कई देशों की जो रिपोर्ट्स है, ब्राजील की, कि वहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो वहां भी कुछ जगह लॉकडाउन जैसी स्थिति आई है, पर लेकिन ये एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट है और इंडस्ट्री को कोई भी इकोनॉमी के हिसाब से डाउन नहीं करना चाहेगा कोई भी देश। तो आपको क्या लगता है कि डिमांड बनी रहेगी या उसमें कहीं कोई अवरोध आएगा? नहीं, डिमांड लगभग बनी रहेगी, अवरोध कुछ नहीं होगा। अवरोध में ये है कि शिपमेंट का टाइम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आगा पैसा हो सकता है, और डिमांड तो बनी रहेगी रेगुलरली। जी जी, धन्यवाद चंपालाल जी। अब मैं इसी पर रवि जी आपसे एक बातचीत लेना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि कोरोना की लहर का जिस तरह से हम खबरें देख रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़ के भी खबरें हुई है, तो उससे कोई आपको लगता है कि डिमांड को लेकर के कोई प्रभावित होने की स्थिति आएगी? डेफिनेटली अगर क्रूड के प्राइसेस में कुछ गिरावट देखने को मिलते हैं अगर इससे लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, तो शायद प्राइस पे थोड़ा ऊपर नीचे हो या डिमांड पे थोड़ा ऊपर नीचे हो। बट जैसे चंपालाल जी ने बताया कि ये शॉर्ट लाइव रहेगा,
जैसे आप देखें तो ओमिक्रॉन का रिस्क, हाँ ओमिक्रॉन का स्प्रेड काफी बड़ा है, मीन्स की जो लास्ट डेल्टा में जितना टाइम लगा था उससे 1/3 टाइम में ये स्प्रेड हो रहा है, और स्प्रेड भी 3 टाइम्स मीन ज्यादा हो रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली एक थोड़ा सेंटिमेंट शायद रिसेंट टर्म में इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक एक्टिविटीज थोड़ा हमें फेस करना पड़े, बट आई थिंक जैसे ओमिक्रॉन से डेथ रेशियो काफी कम है, मीन्स के ओमिक्रॉन से हॉस्पिटलाइजेशन भी काफी कम है, तो आई थिंक जो भी कोविड का प्रकोप होगा तो इमीडिएटली जिसको भी कोविड आएगा या जो भी कर रहे हैं उसके हेल्थ के ऊपर कम इम्पैक्ट होगा। इंडिया इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, एंड ऑलमोस्ट हम मीन्स के ये ड्राइव अगर इतना ही जल्दी से चला तो हम पूरी कंट्री वैक्सीनेट कर देंगे। इंडिया में मीन्स 100 करोड़ लोग भी वैक्सीनेटेड हो गए तो हम मान सकते हैं कि वो 100% वैक्सीनेशन हो गया। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा ड्राइव है। ग्लोबली भी जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, काफी कंट्रीज आपने राइटली पॉइंट आउट किया, काफी कंट्रीज जिसको लेजी कंट्री बोला जाता है वो कंट्रीज ने वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाया था अपनी कंट्रीज में जितना चाहिए था, इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका हो या जर्मनी हो, यूएस में भी काफी ये पिछड़ गया था। तो आई थिंक जहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव कम था वहां ही हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म में शायद वहां पे लॉकडाउन कोई मीन्स अभी किसी को भी इकोनॉमिकली ये बेयर नहीं कर सकते कोई भी नेशन लॉकडाउन, तो शायद फुल्ली लॉकडाउन ना लगे, हम लिमिटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ चले रहेंगे। एंड अगर क्रूड का प्राइस $75 के ऊपर सस्टेन रहा तो गुवार कॉम्प्लेक्स को कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री में भी गुवार जाता है, फूड इंडस्ट्री में भी गुवार जाता है, साथ में क्रूड एक्सप्लोरेशन में भी जाता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि उसके पास 3 से 4 सेगमेंटेशन है, और आपके पास एक प्राइस का बड़ा इंडिकेशन है कि जब क्रूड का प्राइस आप ध्यान रखें, अगर उसमें कोई क्रैश आता है तो ही गुवार में कुछ प्राइस वाइज फ्लक्चुएशन देखने को मिले, डिमांड वाइज इंडस्ट्री से, ऑयल इंडस्ट्री से फ्लक्चुएशन देखने को मिले। अदरवाइज मैं डेफिनेटली चंपकलाल जी के साथ हूँ कि डिमांड बनी रहेगी, एंड शायद डिमांड में 15-20 दिन या 1 आध महीना जब तक प्लूटो नहीं बनता, जब तक पिक नहीं आता, तब तक शायद थोड़ा हमें फेस करना पड़े। बट फिर से जैसे डिमांड निकलेगी वो 2 to 3 टाइम्स निकलेगी। जैसे ही हमने लास्ट ईयर देखे तो शादियां काफी कम थी, मैं लाइटर नोट में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शादियां काफी कम थी, और दूसरे साल ये साल देखे तो 25 लाख शादियां का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो आई थिंक ये ऐसे होगा, गोवा में शायद 1 महीना कम एक्टिविटीज हो, बट जैसे ही ओपन होगा फिर से अच्छी डिमांड लौट जाएगी। जी धन्यवाद रवि जी, आपने एक जो प्रश्न है दर्शकों का उसका भी आपने जवाब दे दिया कि जिसमें पूछा गया है 2 दर्शकों द्वारा कि गंवार 2022 में क्या रेट बनेगा। आपने देखिए दोनों चीज बोलिए कि आगे इसी महीने में आने वाले समय में क्रूड के साथ कोरिलेशन गंवार का बनता हुआ दिख रहा है, और $75 से ऊपर अगर क्रूड रहता है तो वो गंवार कॉम्प्लेक्स के लिए बेहतर है। हम ये मानते हैं कि क्रूड के कोरिलेशन को देख करके और मार्केट के आप डिसीजन को ले सकते हैं प्राइस को लेकर के, क्योंकि पूरे वर्ष के लिए कोई भी भविष्यवाणी वो उचित नहीं होती है कभी भी, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि जैसे पिछले 2 साल थे कोरोना के, बहुत सारे चेंज आए जिनकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, जिनकी आशंकाएं किसी को नहीं थी, वो सब घटनाएं घटने का ये समय है। इसलिए हमें आपके अनुसार जो आपने कहा कि क्रूड को कोरिलेशन करना चाहिए और उसको देखने का समय आएगा, उसे निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। बाकी हमारे पास और अभी सवाल विशेष है नहीं, और इसलिए हम इसका समापन करना चाहेंगे वेबिनार का। तो मैं वेस्ट राज गम उद्योग बाड़मेर के श्री चंपालाल जी मेहता, कुंवर जी ग्रुप अहमदाबाद के कमोडिटी रिसर्च हेड श्री रवि दियोरा, और एनसीडीएक्स मुंबई के बिजनेस टीम के सीनियर मैनेजर प्रीतिश रोहन, और शुभ लक्ष्मी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नागौर के निदेशक श्री रविंद्र गौड़ जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। शुभ संध्या, आपका आप सुखी और समृद्ध रहें, यही शुभकामना। नमस्कार।